स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई प्रिपरेशन हब पर। तो जैसा कि हम लोग आज क्लास 10th कि NCERT के साइंस का जो दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू किए थे उसी को आज हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। और इसको बढ़ाने के पहले आप एक बात समझ लीजिए कि आप हमारा जो लक्ष्य है संस्थान का, अभी हम 10th 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। और हमारा मूल रूप से लक्ष्य है कि 10th और 12th के एग्ज़ाम के बाद, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद मेरा मेन लक्ष्य होगा कि हम सिविल सर्विसेज के दिशा में आपको UPSC के तरफ हम अपना जो रुझान है उसको बढ़ाएंगे और आप लोगों को UPSC के लिए प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए कि एक कहावत है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक बड़ा अगर लक्ष्य हम बना लेते हैं तो उसमें सारा चीज़ आ जाता है। उसके नीचे जितना भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वो पास कर जाइएगा। और बहुत सारा लक्ष्य बनाइएगा। कभी सोचिएगा कि हम MBBS की तैयारी करते हैं, कभी सोचिएगा जज की तैयारी करते हैं, कभी IAS बनना चाहते हैं। 50 तरह का अगर आप स्कोप बनाएंगे तो क्या होगा कि उसमें से कोई भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और एक बड़ा लक्ष्य अगर हम UPSC का बना लें तो चूँकि इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि इसकी तैयारी में अगर लगेंगे तो उसके नीचे का सारा जो एग्ज़ाम्स है वो आपका कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ की जो NCERT जो देख रहे हैं, NCERT आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वो आपको 6 से लेकर के 10th तक का, खास करके जो आपका ऑल सब्जेक्ट है NCERT का, तो ये क्या है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के 90% पार्ट्स को कवर करता है और 10% ही आपको अलग से पढ़ना होता है। तो इस तरह से यदि हम इसको देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स ही हैं। हर एक वर्ड इसमें एक कंटेंट्स है और इसलिए इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ना मतलब कि आपकी पूरी तरह से समझिए कि आपकी प्रिपरेशन हो जाती है साइंस की। तो इस तरह से चलिए आज हम इसी लक्ष्य के हिसाब से हम अपना अगला जो क्लास है हमारा, इसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए थे पिछले दिन, हाँ, ये प्रश्न तक आए थे हम लोग। इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, ये प्रश्न था कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई है। इनमें से एक में आश्वित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। आपको 3 परख नलियाँ दी गई है। मान लीजिए कि एक परख नली आप ये ले लीजिए, दूसरा ये ले लीजिए और तीसरा ये ले लीजिए। ये 3 परख नली हुआ। एक जो परख नली है पहला वाला, इसमें आपको आसुत जल है। मान लीजिए इसमें आसुत जल है। आसुत जल मतलब डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर यानी बिल्कुल जो शुद्ध पानी है, डिस्टिल वाटर, आसुत जल को ही डिस्टिल वाटर हम लोग बोलते हैं। जो आप समझिए कि एक तरह से जो आपको बीमार वगैरह कोई पड़ता है तो उसमें आप देखते हैं कि स्लाइन वगैरह जो पानी चढ़ाया जाता है तो वो आसुत जल होता है, डिस्टिल वाटर होता है। और उसमें मेडिसिन इंजेक्शन के माध्यम से डाल करके और तब आपके बॉडी में चढ़ाया जाता है। और इंजेक्शन भी आप लेते हैं तो एक आपका एम्पुल टाइप का जो होता है, इतना छोटा, उसमें मेडिसिन रहता है। उसको फोड़ के और उसके बाद उसको पानी में मिला करके क्या करता है, पाउडर वगैरह को वो आसुत जल में ही मिलाता है। वो डिस्टिल वाटर रहता है, उसमें किसी प्रकार का, यानी जो पानी हम लोग पीते हैं वैसा पानी ये नहीं रहता है। ये आसुत जल है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। ये सिर्फ H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना ये जल है। और हम लोग जो जल पीते हैं उसमें आयरन भी रहता है और भी बहुत सारे आपके तत्व रहते हैं। तो आसुत जल एक परख नली में हम लेंगे। दूसरे शेष 2 में से एक में आप अम्लीय विलयन ले रहे हैं। इसमें क्या लिए आप, आसुत जल, डिस्टिल वाटर। इसमें आप एसिड लिए, अम्ल लिए, अम्लीय विलयन है।
और तीसरा में आप क्या ले रहे हैं, दूसरा परख नली में क्षारीय विलयन। इसमें मान लीजिए कि कोई क्षार है, क्षारीय विलयन। तो ये 3 चीज़ हमारे क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि 3 परख नली में से पहले में हम आसूत जल लिए, दूसरे में हम अम्लीय विलयन लिए एसिडिक सॉल्यूशन, और तीसरे में हम लोग बेसिक सॉल्यूशन लिए क्षारीय विलयन लिए, जिसमें एक में अशुद्ध जल, दूसरे में अम्ल और तीसरे में क्षार। सीधा भाषा में आप समझिए। और उसके बाद आपको एक लाल लिटमस पत्र दिया जाता है। आपको एक लाल लिटमस पत्र दिया जाता है। देखिए ये लाल है भी, मान लीजिए कि ये लाल है पूरा। इसको आप इस तरह से कलर करके आप समझिए, पूरा हम देखते हैं इतना तक कलर हो जाता है। मान लीजिए कि ये लाल आप क्या किए, ये लिटमस पत्र आप ले लिए। देखिए जो जो इस क्वेश्चन में कहा वो सारा चीज़ हमने ले लिया। अब क्या कहता है ये, आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। अब ये तीनों परख नली में जो जो पदार्थ रखा हुआ है इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। यहाँ तो बता दिया है कि इसमें अशुद्ध जल है, इसमें अम्लीय विलयन है, इसमें क्षारीय विलयन है, लेकिन तीनों को अगर ऐसे ही रख दे 3 परख नली में और आपको बताया नहीं जाए कि किसमें अशुद्ध जल है और किसमें अम्लीय विलयन है और किसमें क्षारीय विलयन है, और आपको एक लाल लिटमस पेपर दे दिया जाए लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, और आपसे कहा जाए कि भाई ये सब नहीं लिखा हुआ है, तो हम लिख के आपको बता दिए या क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया, लेकिन ऐसे ही 3 जगह आपको दे दे और आपको बताया नहीं जाए कि किसमें अशुद्ध जल है, किसमें अम्लीय विलयन है और किसमें क्षारीय विलयन है, और एक लिटमस पेपर आपको दे दिया जाए, लाल लिटमस पेपर, और आपसे कहे कि अब भाई बताइए कि कैसे आप बताएंगे कि किसमें अशुद्ध जल है और किसमें अम्लीय विलयन है और किसमें क्षारीय विलयन है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप जो जानते हैं कि लाल लिटमस जो होता है उसका क्या हो जाता है, लाल लिटमस को अगर हम एसिड में अगर डालते हैं, अम्ल में अगर डालते हैं लाल को, तो हमारा लिटमस पेपर जो है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अशुद्ध जल में तो कुछ मिलावट है नहीं, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिटमस का जो कलर है वो लाल ही बना रहेगा। अगर हम इस अशुद्ध जल में लाल लिटमस पत्र को अगर हम डुबाएंगे तो लाल लिटमस पत्र पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देगा। अम्लीय विलयन में यदि हम इसको डालेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये लिटमस पेपर जो है वो लाल ही रहता है। और क्षारीय में अगर आप डालिएगा तो आपका जो लिटमस पेपर है जितना भाग इसका डूबेगा उतना भाग आपका नीला हो जाएगा। मान लीजिए कि इतना को आप डुबा दिए नीचे, तो इतना आपका ब्लू हो गया। अब ये ब्लू हो गया। अब ये ब्लू हो गया तो अब एक चीज़ बताइए कि इसमें आपने लाल लिटमस पत्र डाला तो क्या हमको प्राप्त हुआ था। लिटमस पत्र के रंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। और अम्लीय विलयन में जब हम लिटमस पेपर को डाले थे तो हमारा जो लिटमस पेपर है उस समय भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लाल का लाल रह गया। और जब हम इस लिटमस पेपर को इस क्षारीय विलयन में डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तब हम देखते हैं कि जितना भाग इस लिटमस पेपर का क्षारीय विलयन में डूबा रहता है उतना भाग क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, नीला कलर का हो जाता है। अब चलिए, तब नीला कलर का हो जाएगा तो हम जानते हैं कि लाल लिटमस पेपर जो है वो क्षारीय विलयन में डालने पर लाल लिटमस पत्र का कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। अब ये भाग जो नीला आपका हो गया, अब इसी लिटमस पेपर को लेकर के आप इसमें डुबा दीजिए, अम्ल वाला में, ये अम्लीय विलयन में इसको डुबाइए। जैसे ही अम्लीय विलयन में डुबाइएगा इसको, तो ये ब्लू वाला क्या हो जाएगा, ब्लू वाला फिर लाल हो जाएगा। फिर ये लाल हो गया इसमें डुबाने पर। तो देखिए एक और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये अशुद्ध जल है। तो हम बिल्कुल, अगर हमें 3 परख नली दे दिया जाए और एक में अशुद्ध जल रखा जाए, दूसरे में अम्लीय विलयन रखा जाए और तीसरे में क्षारीय विलयन रखा जाए, और हमें एक लाल लिटमस पत्र दिया जाए और कहा जाए कि भाई आप जांच करके बताइए
कि किसमें अशुद्ध जल है, किसमें अम्लीय विलयन है और किसमें क्षारीय विलयन है। तो हम क्या करेंगे, इस लाल लिटमस पेपर को हम तीनों में बारी बारी से डुबाएंगे। तो हम देखेंगे कि अशुद्ध जल और अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर का कलर कैसा रहता है, लाल रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही लिटमस पेपर को हम क्षारीय विलयन में ले जाते हैं तो जितना भाग लिटमस पेपर का क्षारीय विलयन में डूबता है उतना भाग नीला हो जाता है। और अब जितना भाग नीला हो गया, इसी लिटमस पेपर को निकाल के फिर हम अम्लीय विलयन में डुबाएंगे तो देखेंगे कि फिर जो है ये नीला रंग किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है और अशुद्ध जल में अप्रभावित रहता है। तो इस तरह से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं और हमारे समझ से ये पूरी तरह से इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो बीच बीच में भी जो प्रश्न होंगे उसको भी हम देखते जाएंगे और प्रत्येक एक एक वर्ड्स को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर समाप्त होने में, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा लक्ष्य है कि पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए, ताकि आगे आने वाले जो आपके इंटरमीडिएट्स में भी अगर जो विद्यार्थी साइंस रखना चाहेंगे तो उन्हें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा इससे। तो चलिए हम आगे अब पढ़ते हैं, अगला हम हेडिंग देखते हैं। ये यहीं से हटा देते हैं इसको। अगला हेडिंग देखिए, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्म समझना। अब हम एसिड और बेस, अम्ल एवं क्षारक के केमिकल प्रॉपर्टी को हम समझेंगे, इसके रासायनिक गुण धर्म को हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम प्रयोगशाला में कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ क्रियाकलाप करेंगे। तो प्रयोगशाला में हम अम्ल को लेकर के और क्षारक को लेकर के, एसिड को लेकर के और बेसेस को लेकर के हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी करने के बाद हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा इस चैप्टर का ये जो आपका क्रियाकलाप है 2.1, इसको गौर से आप समझिए। विज्ञान की प्रयोगशाला से, विज्ञान की साइंस लेबोरेटरी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गौर कीजिएगा यहाँ HCl अम्ल है, ये एसिड है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें भी अम्ल लगा हुआ है, ये भी एसिड है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसमें भी अम्ल लगा हुआ है, ये भी अम्ल है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आपको हम बताए थे किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल के बारे में हम बताए थे कि इसके स्वाद खट्टे होते हैं। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब जितना भी हाइड्रोक्साइड होता है जिसमें OH लगा होता है, ये सभी के सभी क्षार होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये 2 है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना भी हम कहते हैं, ये भी एक क्षार है, इसमें भी OH लगा हुआ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी OH लगा हुआ है, ये भी क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये भी क्षार है। एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी क्षार है। कि विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। आपके पास कितने यौगिक दिए गए, HCl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यौगिक आपको दिए गए, 9 कंपाउंड्स दिए गए। और इस 9 कंपाउंड्स में से हम देख रहे हैं कि कुछ कंपाउंड्स हमारे एसिड है, अम्ल है, और कुछ कंपाउंड्स हमारे क्षार है, बेसेज है। अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ से देखना है कि NCERT देखिए किस तरह से आपको ये दे दे और इतना को आप पढ़ लीजिए किताब में और आप समझेंगे कि ये मेरा तैयार हो गया अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुण धर्म। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है।
यहाँ से खेल शुरू होता है, जिसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, टीचर की ज़रूरत होती है। देखिए ऊपर दिए गए प्रत्येक बिलियन, कितना सारा बिलियन दिया गया है, 9 यौगिक है, 9 के 9 बिलियन के रूप में है कि एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए। एक वाच ग्लास का मतलब होता है कि जो किसी प्रयोगशाला में जो परीक्षण करने वाला, आपको टेस्ट करने वाला जो ग्लास होता है, उसी को हम वाच ग्लास कहते हैं। तो एक एक बूंद जो है, प्रत्येक जो हमारा ऊपर बिलियन है उसमें से बारी बारी से आप वाच ग्लास पर रखिए। एक बार नहीं रखना है, 9 में से बारी बारी से रखना है, अलग अलग रख करके हमें प्रयोग करना है। एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। और यहाँ देखिए एक सारणी दिया है 2.1। इसमें यहाँ पहले कॉलम में बिलियन का नमूना है, तो स्वाभाविक रूप से 9 बिलियन दिया है, तब यहाँ 9 नमूने लेंगे। और उसके बाद 1 2 3 4 हमारे पास सूचक दिया है। 4 क्या दिया है? सूचक दिया है। सूचक का मतलब है कि ये जांच इससे होगा कि कौन सा बिलियन पर किस सूचक का क्या प्रभाव पड़ता है, या इस बिलियन का इस सूचक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 4 सूचक हमने लिया, लाल लिटमस, नीला लिटमस, फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। ये 4 प्रकार के हमने यहाँ पर सूचक लिया। अब इस चारों प्रकार के सूचक पर इस 9 प्रकार के बिलियन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी प्रभाव को इस सारणी में हमें भरना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको समझिए, यहाँ से इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से हम देखते हैं कैसे इसको किया जाए। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए, और इस सूचकों से क्या करना है, इसकी जांच करना है। जितना भी आपको दिया हुआ था सबका जांच करना है। तो यहाँ जांच करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि ऊपर ही कॉलम बना लेते हैं, ऊपर ही चलते हैं, यहाँ थोड़ा यहाँ से बनाते हैं कॉलम। यही सारणी है। आप अपने कॉपी में एक सारणी बना ले सकते हैं। 1 नंबर में क्या दे रहा है? बिलियन का नमूना। तो यहाँ पर आप बना लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए बिलियन का नमूना 1 नंबर में। ये 9 नमूना हमें लेना है। उसके बाद दूसरे में रेड लिटमस लेना है, लाल लिटमस। तीसरा कॉलम में आपको नीला लिटमस। चौथा में फिनोल्फथेलिन। यहाँ हम लिख रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में इसको ठीक कर लीजिएगा। फिनोल्फथेलिन, ये भी एक सूचक है। और लास्ट वाला हम इधर लिख देते हैं आपको मेथिल ऑरेंज। यहाँ पर लिख दीजिए मेथिल ऑरेंज, बोल्ड में हम लिखे, आपको दिखना चाहिए। और अब इस सारणी को आपको पूरा करना है। और इस सारणी को अगर आप पूरा करने में ठीक से आप समझ गए तो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण को भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यही तो मूल चीज़ है। इस सारणी को हम लोग छोड़ देते हैं साइंस वगैरह में, या टीचर लोग भी इसको छोड़ के और क्या करते हैं कि स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। और इसी में पूरा कंसेप्ट है इसका। तो बिलियन के नमूना में हम सबसे पहले क्या लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे। तो यहाँ स्पेस कम है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बदला हम HCl लिख देते हैं। यहाँ एक घर बना दीजिए। उसके बाद आपका है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका भी अब सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं। आप लोग लिखिएगा तो पूरा लिखिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा। तो उसके बाद है आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3। उसके बाद है आपका एसिटिक अम्ल, जो सिरका में पाया जाता है, CH3COOH।
CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र है। ये भी एसिड है। इस चारों के नाम में अम्ल तो पहले ही लगा हुआ है, तो ये एसिड ही है, कन्फर्म है। और उसके बाद अब शुरू हो जाता है आपका क्षार, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये भी एक क्षार हुआ, बेस हुआ। उसके बाद आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, ये भी एक क्षार है। उसके बाद आपका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, और उसके बाद है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। यहाँ हटा देते हैं इसको। MgOH होल ट्वाइस। और लास्ट में है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, NH4OH। अब चलिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक हमारा अम्ल है। और उसके बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये 5 हम क्षार ले रहे हैं। 5 हमारे पास क्षार है और 4 हमारे पास अम्ल है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर लाल लिटमस पेपर पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अम्ल का क्या प्रभाव पड़ेगा लाल लिटमस पेपर पर? लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अम्ल का। अगर एसिड है उसमें अगर आप लाल लिटमस को डुबाइएगा तो उसका कलर कैसा रहेगा? उसका कलर आपको लाल ही रहेगा। चलिए कलर यहाँ चेंज करके लिख देते हैं। कलर कैसा रहेगा? लाल रहेगा। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लाल लिटमस पेपर, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर हम लाल लिटमस पेपर को डुबाएंगे तो लिटमस पेपर का रंग लाल ही रहेगा। उसके बाद अम्ल में अगर नीला लिटमस पेपर को हम डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये नीला लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाएगा। उसके बाद फिनोल्फ्थेलिन का अम्ल पर प्रभाव देखिए। यहाँ अम्ल है 1 नंबर में, अम्ल पर फिनोल्फ्थेलिन का प्रभाव क्या होगा कि ये आपको रंगहीन हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ये आपको फिनोल्फ्थेलिन विलयन का प्रभाव क्या होगा? ये रंगहीन हो जाएगा। फिनोल्फ्थेलिन का जो कलर होता है वो कलर बदल करके और ये रंगहीन कलर हो जाएगा। अगर इसको फिनोल्फ्थेलिन को आप क्या कीजिएगा कि एसिड में डुबाइएगा। फिनोल्फ्थेलिन जो एक सूचक है लाल लिटमस और नीला लिटमस की तरह, फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज भी क्या है? एक सूचक है। जैसे ये दोनों सूचक है तो लाल लिटमस का अम्ल पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लाल लिटमस लाल ही रहता है। नीला लिटमस अगर हम अम्ल में डुबाते हैं तो नीला कलर का जो लिटमस पत्र है उसका रंग लाल हो जाता है। और फिनोल्फ्थेलिन को अगर हम अम्ल में डुबाएंगे तो फिनोल्फ्थेलिन का जो अपना कलर है वो गायब हो जाता है, कलरलेस हो जाता है फिनोल्फ्थेलिन। और मेथिल ऑरेंज को अगर हम अम्ल में डुबाएंगे तो क्या होगा? ये मेथिल ऑरेंज को डुबाने के बाद ये लाल हो जाएगा। ये मेथिल ऑरेंज आपको लाल कलर का हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज आप समझ रहे हैं कि मेथिल ऑरेंज का मतलब हो गया कि ऑरेंज टाइप का कलर है इसका। इसको जैसे ही हम मिलाते हैं अम्ल में डालते हैं तो ये लाल हो जाता है। तो इस तरह से हमने पहला जो नमूना लिया था उससे हमने इस सारणी को कंप्लीट कर लिया। दूसरा भी अम्ल है तो बिल्कुल जैसा प्रभाव इस अम्ल पर इस चारों लिटमस का पड़ा है सेम प्रभाव इस पूरे अम्ल पर पड़ेगा। तो इस लाल लिटमस को इस सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा? लिटमस पेपर का रंग लाल ही रहेगा। नीला लिटमस को अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा? इसका जो रंग है वो लाल हो जाएगा नीला लिटमस का।
फिनॉल्फथैलीन को अगर हम अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा, फिनॉल्फथैलीन कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा सेम। उसके बाद मेथिल ऑरेंज को हम अम्ल में के साथ क्या आपको प्रभाव दिखाता है, मेथिल ऑरेंज का जो कलर है वो लाल हो जाएगा, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा लाल। इसको लिखने के समय थोड़ा नोट्स बनाने के समय ठीक से सारणी कंप्लीट करने के समय आप देख लेंगे। यहाँ भी अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है, यहाँ भी अम्ल है तो अम्ल पर सेम प्रभाव पड़ेगा। लाल लिटमस क्या होगा, लाल ही रहेगा। और नीला लिटमस को हम इसमें ये नाइट्रिक अम्ल के विलयन में डुबाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी लाल हो जाएगा। और फिनॉल्फथैलीन जो सूचक है उसको भी इस अम्ल के साथ क्या हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है, इसमें भी रंगीन हो जाएगा। उसके बाद मेथिल ऑरेंज क्या हो जाएगा, ये भी लाल हो जाएगा। यानी देखिए सेम ढंग का चीज़ हमारे हर कॉलम में भरा रहा है, लेकिन इसके भरने से क्या हो रहा है, इसके रिपीटिशन से हमें इस 4 प्रकार के सूचक का एसिड और बेस पर, अम्ल और क्षार पर क्या प्रभाव पड़ता है, या अम्ल या क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है इन सूचकों पर, इसको हम इस डाटा से क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका दे रहा है कौन सा, एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है, ये भी अम्ल है, इसमें भी लाल लिटमस को डुबाएंगे तो लाल ही रहेगा, अम्ल है। इसमें नीला लिटमस को डुबाएंगे तो इसका कलर लाल हो जाएगा। फिनॉल्फथैलीन है, इसको हम इस अम्ल में डुबाएंगे तो ये फिनॉल्फथैलीन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन। और लास्ट हमारा मेथिल ऑरेंज है, इसको अम्ल में डुबाएंगे तो मेथिल ऑरेंज का जो कलर है वो लाल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 4 जो एसिड लिया था नमूना के रूप में, उसका प्रभाव आपने देखा कि सूचकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे हमें इन सारे अम्ल के रासायनिक गुणों का पता चलता है। उसके बाद देखिए क्षार स्टार्ट हो जाता है, क्षार जिसमें 5 क्षार है। अब यहाँ पर ये उल्टा रिएक्शन दिखाता है। क्षार के साथ क्या होता है कि ये आपको लाल को नीला कर देता है, ये क्षार है, यहाँ से हमारा क्षार शुरू हो जाता है। और ये ऊपर वाला यहाँ तक क्या था, यहाँ से यहाँ तक हमारा अपो अम्ल था, ये एसिड था ऊपर वाला है। नीचे वाला क्षार है और यहाँ तक अम्ल था, यहाँ से लेके 4 हम अम्ल के रूप में लिए थे। अब यहाँ से क्षार स्टार्ट हो गया। तो क्षार में अगर आप देखिएगा तो जो ये लाल लिटमस जो देख रहे हैं ना, क्षार में अगर आप डुबाइएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अगर आप लाल लिटमस को डुबाइएगा तो क्या होगा, क्षार के साथ इसका रिएक्शन देखिए, क्षार के साथ अगर आप डुबाइएगा तो लाल लिटमस का जो कलर है वो नीला हो जाएगा। फिर यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, देखने में ठीक लगेगा, नीला हो जाएगा, नहीं यहाँ मैच कर जाएगा ना। तो कौन सा कलर ले लें, इस पर ये ब्लू स्टार्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये क्षार में अगर हम लाल लिटमस को डुबाएंगे तो लाल लिटमस का कलर हमारा नीला हो जाएगा। उसके बाद नीला लिटमस के कलर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीला ही रहेगा। अगर हम क्षार में नीला लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो नीला को डुबाने पर क्षार में किसी इस लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षार में नीला लिटमस नीला ही रहता है। अम्ल में अगर हम डुबाएं, ये यहाँ लाल लिटमस को अगर हम क्षार में डुबाएंगे तब इस लाल का कलर नीला हो जाएगा, लेकिन क्षार में नीला लिटमस के कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप देखिए फिनॉल्फथैलीन, फिनॉल्फथैलीन को हम देख रहे थे कि हमने अम्ल के साथ मिलाया है तो ये कलरलेस हो जा रहा था फिनॉल्फथैलीन, लेकिन अब क्या होगा कि ये गुलाबी हो जाएगा। आपको क्षार में जब आप इसको डुबाइएगा फिनॉल्फथैलीन को तो इसका कलर हो जाएगा गुलाबी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा, पीला। मेथिल ऑरेंज का जो कलर है क्षार में अगर आप इसको डुबाइएगा तो इसका कलर पीला हो जाएगा। इस तरह से यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है
और इसमें हम लाल लिटमस को अगर डुबाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। सेम जो है से ये दिखाएगा आपको क्षार के साथ। उसके बाद नीला लिटमस को इस क्षार में डुबाएंगे तो क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीला ही रहेगा। फिनोल्फथेलिन को अगर डुबाइएगा तो क्या होगा, फिनोल्फथेलिन का कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और मेथिल ऑरेंज को यदि हम क्षार में डुबाएंगे तो मेथिल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ भी ये सभी जो लिटमस पेपर है, जो जांच पत्र है, ये सभी जो है समान परिणाम दिखाएंगे। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ये क्षार है और इसमें अब लाल लिटमस को अगर हम डुबाएंगे तो इस लाल लिटमस का कलर नीला हो जाएगा। और नीला लिटमस का इस क्षार में अगर डुबाते हैं नीला लिटमस को तो इसका कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, नीला ही रहेगा। और इसमें अगर फिनोल्फथेलिन को आप डुबाइएगा तो फिनोल्फथेलिन का कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और मेथिल ऑरेंज जो सूचक है, इसको इस क्षार में डुबाइएगा तो मेथिल ऑरेंज का जो कलर है वो पीला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अगर हम लाल लिटमस पत्र को डुबाते हैं तो लाल लिटमस, चूँकि ये क्षार है पूरा का पूरा, तो लाल लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा क्षार के साथ, नीला। और नीला लिटमस को अगर डुबाते हैं इस क्षार में तो क्या होगा, नीला लिटमस नीला ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसके कलर में। और फिनोल्फथेलिन को अगर आप क्षार में डुबाइएगा तो इस फिनोल्फथेलिन का कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। सेम प्रोसेस है। उसके बाद लास्ट आप देखिए मेथिल ऑरेंज को इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डुबाइएगा तो मेथिल ऑरेंज का जो कलर है वो पीला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सेम चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, लाल लिटमस को आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर डुबाएंगे तो लाल लिटमस का कलर नीला हो जाएगा। और नीला लिटमस को अगर हम इस क्षार में डुबाएंगे तो इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीला ही रहेगा। फिनोल्फथेलिन को अगर हम क्षार में डुबाएंगे तो फिनोल्फथेलिन का कलर गुलाबी हो जाएगा। और लास्ट है हमारा आज का मेथिल ऑरेंज को अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार में डुबाएंगे तो इसका जो मेथिल ऑरेंज का कलर है वो भी पीला हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये जो सारणी बनाने के लिए दिया है, ऊपर हमारे पास अम्ल और क्षार के रूप में कुछ पदार्थ दिए गए थे, नमूने दिए गए थे, और उन नमूनों से हमें यह पता करना था कि इन नमूनों का हमारे पास कुछ सूचक दिए गए थे कि इन नमूनों का हम कैसे जांच करेंगे कि इसमें कौन अम्ल है और कौन क्षार है। इसकी जांच करने के लिए हम 4 प्रकार के जांच पत्र लिए थे, लाल लिटमस, नीला लिटमस, फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज। और हमने देखा कि अम्ल और क्षार का इन सभी सूचकों पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक प्रभाव को हमने इस सारणी में भर लिया। तो देखिए, इसको अगर हम स्किप करके बढ़ जाते तो इतने प्रकार के जो लिटमस पेपर देख रहे हैं, इसका अम्ल और क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इन लिटमस पेपर से हम कैसे जांच करेंगे कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। अब मान लीजिए आपको मेथिल ऑरेंज है वो सूचक दे दे और कहे कि अब आप क्या कीजिए कि जांच करके बताइए, कुछ अम्ल दे दे और कुछ क्षार दे दे, बाकी 3 को सूचक न दे, तब आप कैसे पता करेंगे कि हाँ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अम्ल और क्षार के साथ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अम्ल और क्षार का हम रासायनिक गुण पता कर सकते हैं कि ये सूचकों के द्वारा हम इसके रासायनिक गुणों का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस कॉलम को भरना, इस सारणी को भरना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसको नहीं भरेंगे, बीच बीच में जो दे रहा है उसको नहीं भरेंगे तो फिर हमारा ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा। और यही तो एनसीईआरटी का दम है, जिसको छोड़ के स्किप करके टीचर लोग बढ़ते हैं। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका एनसीईआरटी का उठाएंगे, फुल कंसेप्ट आपको समझाने का कोशिश करेंगे ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको। इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हमारा एक्टिविटी 2 जो होगा, इसको भी विस्तार से समझने के लिए इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन ही एक तरह से दिया है और प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक से आपको समझाना पड़ेगा, तभी आप इसको आप एक पेज आप नहीं समझिएगा, इसमें बहुत बड़ा एक कंसेप्ट छिपा हुआ है।
तो नेक्स्ट हमारा है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। ये तो हमने देख लिया, ये 4 प्रकार के हम सूचक लिए थे। कौन कौन सूचक था? लाल लिटमस, एक था नीला लिटमस, एक था फिनोल्फथेलिन और एक सूचक था हमारा मेथिल ऑरेंज। तो ये हमने ऊपर के क्रियाकलाप में 4 सूचक लिया था और इस चारों सूचकों से हमें ये पता चला कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ये हम कैसे पता करेंगे? तो आपने रंग में परिवर्तन के आधार पर सूचकों की सहायता से आपने अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों को अभी समझा। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। अब देखिए, कुछ पदार्थ होता है जिसमें गंध पाया जाता है और उस गंध वाले जो पदार्थ होते हैं उसको अगर अम्ल के साथ आप डालिएगा या क्षार के साथ आप उसको डालिएगा तो क्या होगा? इनके गंध भी बदल जाएगा, इसके गंध इसका चेंज हो जाएगा। अम्ल के साथ कुछ गंध हो जाएगा, क्षार के साथ कुछ गंध हो जाएगा। तो इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। यानी ऐसे सूचक जिसकी सहायता से यह पता किया जा सकता है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार, गंधीय सूचक कहलाता है। ऑल फैक्ट्री यानी गंधीय सूचक कहा जाता है इसको। तो अब इस तरह से गंधीय सूचक का हम डिफिनीशन हमें लिख लेना चाहिए। अपनी भाषा में हमें गंधीय सूचक की परिभाषा लिख लेना चाहिए। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री बोलते हैं। अंग्रेजी का वर्ड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपका लगभग आपका इंग्लिश मीडियम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका, ये अपनी भाषा में हम लोग लिखेंगे, जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑल फैक्ट्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, हम अब आपके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि एक एक कंटेंट्स के लिए आपका नोट्स भी साथ साथ हम बनाते चले, ताकि आप उतना ही आप पढ़ लीजिएगा तो पूरे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके आगे चूँकि एक्टिविटी 2.1 है, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से फिर हमें समझना होगा कि किस तरह से अम्ल और क्षार, अम्लीय क्षारीय माध्यम में किस तरह से गंध जो है किसी पदार्थ का बदल जाता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा इसको विस्तार से इसका अध्ययन करना होगा। तो इसलिए आज के लेक्चर में इतना पॉसिबल नहीं है, और आधा अधूरा कोई कॉन्सेप्ट साइंस का समझना नहीं चाहिए। आधा अधूरा समझने से क्या होता है कि आप ठीक से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है इसमें हम आज यहीं से समाप्त करते हैं, और साथ साथ आप लोगों से पुनः कहते हैं कि आप सब्सक्राइबर्स को जितना तेज़ी से हो सकता है बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद हमारे पास एक अच्छा ढंग का आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग है। और जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी जा कर के हम भी आगे मेहनत कर पाएंगे, और आप लोगों को अलग कहीं भटकना नहीं पड़ेगा पूरे भारतवर्ष में। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।